उत्तराखंड में सरकारी भवन निर्माण के नाम पर कौन सी कैश क्रॉप पक रही है? उत्तराखंड सरकार 3.5 लाख करोड़ निवेश धरातल में आने तक और कितने जश्नों का आयोजन करेगी? सड़कों पर काबिज कांवड़ राज में आपको क्या करना है और यूरोप में हो रहे प्रदर्शनों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं काफल्टी लाइव। 19 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर में एक जश्न मनाने वाली है। जश्न में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहाड़ में जनता मानसून की बारिश में डरी सहमी हुई है, उस समय भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर में जश्न मनाने की तैयारी क्यों कर रही है? ये जश्न 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल में आने का है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 400 करोड़, आयुष विभाग में 1500 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 1300 करोड़, पर्यटन विभाग में 8000 करोड़, आवास विभाग में 1500 करोड़, उद्योग विभाग में 34,000 करोड़ और ऊर्जा विभाग में 40,000 करोड़ मिलाकर कुल 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड के धरातल पर आ चुका है। उत्तराखंड के धरातल पर आए 1 लाख करोड़ रुपए का ही जश्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार मना रही है। जश्न का नाम है निवेश ग्राउंडिंग समारोह, ऐसा सरकार का कहना है, पर हम आपको सरकार द्वारा कही जा रही बातों के अलावा उसके काम भी बताते हैं। 2023 में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। वैसे इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय भी उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट हुआ था, पर जिस तरह कांग्रेस इंदिरा गांधी के आपातकाल को जनता की यादों से मिटाना चाहती है, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री काल भुलाना चाहती है। राजनीति का मजा ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल पर डेंटिंग पेंटिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान सरकार की खुर्द बुर्द में लगे दिखते हैं। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। तो जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने दावा किया था कि उसने अपने इन्वेस्टमेंट समिट में निवेशकों के साथ करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए थे, वैसे ही धामी सरकार का दावा है कि उनके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU निवेशकों के साथ साइन हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट खत्म होने के बाद दावा किया था कि 10 महीने में करीब 17,000 करोड़ रुपया धरातल पर आ चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय धरातल पर आए 17,000 करोड़ रुपयों से करीब 45,000 लोगों को रोजगार मिलना था। अब इसे बखत की मार ही कहिए कि 45,000 लोगों को रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री इन दिनों इस फुर्सत में हैं कि आपातकाल पर ज्ञान देने के लिए हरिद्वार से हल्द्वानी तक का सफर तय कर रहे हैं। बाकी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय धरातल पर आए 17,000 करोड़ किस इलाके को गुलजार कर रहे हैं या कहीं धरातल में ही गाड़े जा चुके हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास ही होगा। वैसे अब राज्य में भाजपा 2.0 की सरकार है, जो अपने दावों में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से आगे दिख रही है। आज की सरकार का दावा है कि उसने अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए थे, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए धरातल पर आ चुके हैं। धरातल पर आए इस निवेश का सरकार 2 बार पहले जश्न मना चुकी है और तीसरी बार इसका जश्न मनाने की तैयारी है। पहले जश्न में कहा गया था कि MOU का 10% धरातल पर आ चुका है, दूसरे में कहा गया कि 20% धरातल पर आ चुका है और अब तीसरी बार कहा जा रहा है कि धरातल पर MOU का 30% आ चुका है। इस लिहाज से देखें तो हमें अभी धरातल पर आए करोड़ों रुपयों के 7 और जश्न देखने बाकी हैं। अब जिन क्षेत्रों में निवेश आने का जश्न मनाने का हवाला सरकार दे रही है, उसके हाल भी जानिए। जैसे 8,000 करोड़ रुपए निवेश वाले पर्यटन विभाग का हाल आपको कैंची धाम से देखना चाहिए, जिसने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जैसे 4 जिलों में पर्यटन व्यवस्था चौपट कर रखी है। 8,000 करोड़ रुपए निवेश वाला पर्यटन विभाग 4 धाम में पर्यटन और तीर्थाटन में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया है। स्वास्थ्य विभाग के धरातल पर आए 1300 करोड़ रुपए के बावजूद मरीजों के डोली कंडी पर जाने की तस्वीरें आए दिन आती रहती है। उद्योग में आए 34,000 करोड़ रुपए में से पहाड़ के हिस्से कितने उद्योग आए होंगे, इसका जवाब सभी जानते हैं। ऊर्जा विभाग की स्थिति ऐसी है कि डिमांड पीक सीजन में उत्तराखंड को 2600 मेगावाट की बिजली की जरूरत है, जबकि उत्तराखंड जल विद्युत निगम का सर्वाधिक उत्पादन 900 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक है। बाकी की बिजली राज्य सरकार बिजली केंद्रीय पूल से खरीदती है। राज्य की 21 परियोजनाएं न्यायिक प्रक्रिया में फंसी हुई हैं। रिन्यूएबल वॉच में छपे एक लेख के अनुसार 2031-32 तक उत्तराखंड का लक्ष्य करीब 9000 मेगावाट बिजली उत्पादन का है, जिसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम करीब 3100 मेगावाट, केंद्रीय PSU 4200 मेगावाट,
इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। कुल मिलाकर अगर इस 1 लाख करोड़ के निवेश का कोई जीरो आपसे भी टकराया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी सरकार जो दावा करती है वो कितने सच होते हैं, इसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की ओर देखने के बजाय आपने अपने नजदीकी भाजपा नेता से पूछना चाहिए कि 3.5 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। आपका नजदीकी भाजपा नेता गणित में कमजोर हो तो उससे 1 लाख करोड़ निवेश के जीरो जिस धरातल पर उतरे हैं उसका पता जरूर पूछिए। ये पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार इन दावों से जुड़े दस्तावेज किसी पब्लिक डोमेन में नहीं रखती है। अब अगर आप हमसे त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के समय हुए इन्वेस्टर समिट में अंतर पूछेंगे तो एक बड़ा अंतर हम आपको बता सकते हैं, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावत सरकार के इन्वेस्टर समिट में कोई टोपी नहीं पहनी थी, लेकिन धामी सरकार के समय पहाड़ी टोपी जरूर पहनी थी। टोपी की बात चल ही रही है तो आज हम आपको बताते हैं कैसे पहाड़ की जनता को टोपी पहनाई जाती है। क्या ऐसा संभव है कि 4 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बना दी जाए और फिर याद आए कि बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है? दुनिया में और जगह का तो नहीं पता, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा संभव है। बस बिल्डिंग सरकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड में सरकारी बिल्डिंग को आप नेताओं की कैश क्रॉप समझ सकते हैं। जनता की सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग बनती है जिसका ठेका किसे दिया जाता है बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे धंधे को आप पिथौरागढ़ जिले से समझ सकते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनती है और बनने के बाद बताया जाता है कि बिल्डिंग भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में बनी हुई है। गणाई गंगोली में कॉलेज की बिल्डिंग बनती है पर बच्चे नहीं जा पाते क्योंकि कॉलेज तक सड़क नहीं है। सालों लगाकर जिले में बेस अस्पताल की बिल्डिंग बनती है, लेकिन मरीज के इलाज होने से पहले ही अस्पताल की बिल्डिंग को भूस्खलन का रोग लगने की खबर आती है। अब हालिया मामला गंगोलीहाट का है, जहां करीब 5 करोड़ की लागत से कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है, लेकिन कॉलेज जाने का रास्ता ही नहीं है। गंगोलीहाट के युवा 2005 से जिला पंचायत के गेस्ट हाउस से ही ग्रेजुएट हो रहे हैं। उत्तराखंड में लोग सुविधाओं के लिए अपनी नाप जमीन सरकार को देते हैं, जिस पर सरकार महज बिल्डिंग खड़ी करती है। गंगोलीहाट के सिमलकोट गांव के लोगों ने भी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए अपनी नाप जमीन दान की थी। सरकार ने क्या किया आप देख ही सकते हैं। वैसे इन दिनों अपने गांवों की जनता छोड़कर सरकार का पूरा ध्यान कांवड़ियों की सेहत पर है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और पहले दिन ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ियों के उत्पात की खबरें आ रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना इलाके में एक कार कांवड़ से टकरा गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने वही किया जो वो करते हैं। कार बुरी तरह तोड़ दी गई और कार में बैठे लोगों के साथ मारपीट हुई। इसी तरह की एक खबर हरिद्वार रुड़की स्टेट हाईवे पर बेलड़ा गांव से आई। यहां भी कांवड़ खंडित करने का आरोप और फिर कार तोड़ना और लोगों से मारपीट का काम। मुजफ्फरनगर में ये आफत बाइक वाले पर बरसी। कांवड़ यात्रा पर निकले इन भक्तों का ये तांडव अगले कई दिनों चलना है। मीडिया की माने तो सरकार ने यात्रा मार्ग में हर दुकान वाले को अपना नाम और लाइसेंस लगाने का फरमान सुनाकर इन भक्तों की यात्रा को पवित्र बनाए रखने का पूरा प्रबंध करा है, लेकिन इन भक्तों से आम जनता को कौन बचाएगा? भक्ति के नाम पर उत्पात के जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उससे एक मैसेज बड़ा साफ है कि कांवड़ मार्ग पर जनता अपना बचाव खुद करे, क्योंकि अगले कुछ दिनों सड़कों पर कांवड़ यात्रियों का राज है। सड़कों पर कान फोड़ू डीजे के स्पष्ट नियम सरकार के पास है। इसके बाद भी अगले कुछ दिन सोशल मीडिया कांवड़ डीजे वॉर से पटा मिलेगा। डीजे वॉर से उत्तराखंड पुलिस कैसे निपटने वाली है, इसके लिए भी उसकी किसी नीति पर कोई बातचीत नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह की भीड़भाड़ वाले हालात हरिद्वार के होते हैं, ऐसे ही हाल दुनिया के कई पॉपुलर पर्यटक स्थलों के पिछले कुछ दशकों में हुए हैं। बाहर से आए लोगों पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटने की खबरें दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। जैसे इसी हफ्ते मैक्सिको सिटी में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। इससे पहले यूरोप के कई देशों के भीतर ओवर टूरिज्म का विरोध किया जा रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल जैसे देशों में टूरिस्ट गो बैक जैसी तख्तियां देखने को मिल रही हैं। स्थानीय लोग पानी की बंदूकों की बौछार पर्यटकों पर डालकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। पर्यटकों के मैनेजमेंट की इस समस्या से उत्तराखंड भी जूझ रहा है। हालांकि हमारे राज्य में आने वाले अधिकांश यात्री धार्मिक यात्रा पर आते हैं। इसके बावजूद वो इलाके जहां पर्यटक आते हैं, वहां हर साल पानी जैसी मूलभूत सुविधा पर अधिकार से जुड़े विवाद सामने आने लगे हैं।
पर्यटन और तीर्थाटन को मिलाकर जो खिचड़ी सरकार पकाना चाह रही है, उसमें स्थानीय लोगों के अधिकारों और सुविधाओं पर सरकार का कोई खास ध्यान नहीं दिखता। जैसे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कैरिंग कैपेसिटी तय करने के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। नैनीताल और मसूरी जैसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस की कैरिंग कैपेसिटी तक तय नहीं की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता जानते हुए भी सरकार का पूरा ध्यान केवल यात्री पहुंचाने में है। जहां दुनिया भर की सरकारें अपने स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित करने के प्रयास कर रही हैं, तब हमारी सरकार क्या कर रही है? इसे नैनीताल के एक उदाहरण से समझिए। नैनीताल में पर्यटन नियंत्रण के नाम पर 3 गुना चुंगी लेने का फैसला लिया जा रहा है। पार्किंग शुल्क पहले ही 500 रुपये है, पर क्या नैनीताल में उत्तराखंड के लोगों को किसी तरह की रियायत दी जा रही है? उत्तराखंड छोड़िए, क्या सरकार नैनीताल के स्थानीय लोगों के अधिकारों का ख्याल भी रख रही है? ये कैसा पर्यटन मैनेजमेंट है जिसमें सारा भार जनता पर है? क्या जनता से टैक्स वसूली के अलावा सरकार भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ले रही है?